नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो लूसेंट का पार्ट है, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो जीके बूस्टर है दोस्तों, ये एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम अब हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी एग्जाम अब दोस्तों ले लें हम, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में। अगर आप लोगों के कोई भी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कितने सही करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। हमको बताना है जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा सही रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा दिया गया है, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था। दूसरा ऑप्शन है राइफल पुरानी थी। तीसरा ऑप्शन है एनफील्ड राइफल थी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो अगर बात करें 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, इसमें अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर जो पुरानी बंदूक थी उसका क्या नाम था दोस्तों, पुरानी जो बंदूक थी उसका नाम था ब्रेन बैस जो थी, ये बंदूक जो पुरानी बंदूक का नाम था। और इसकी जगह पे इन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था इसके लिए जो कारतूसें बनाई जाती थी, एनफील्ड राइफल्स के लिए जो कारतूसें बनाई जाती थी दोस्तों, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूसें बनाई जाती थी, इनको राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इनमें जो कारतूसें भरी जाती थी उनको राइफल में भरने के लिए क्या करते थे, ये लोग मुंह से खोलते थे और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इनमें जो था दोस्तों किसका, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिस पे कारतूसों को ढका जाता था। उसको जब खोलते थे राइफल में लगाने के लिए तो वो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग उसमें होता था, जिसके कारण 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण बना वो क्या बना, कारतूसों में जो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था ये प्रमुख कारण बना। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे दोस्तों कि गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। किसने मना कर दिया था? मंगल पांडे ने। अगर बात करें किसने मना कर दिया था, तो मंगल पांडे ने बिल्कुल मना कर दिया था। कारतूसों से जो कारतूसें थीं उसमें जो गाय और सुअर की जो चर्बी का प्रयोग हो रहा था, इसके लिए मंगल पांडे ने इनको पूरी तरह से मना कर दिया था कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर बात करें कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो ये वीडियो है दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हमको बताना है कि जो 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन रहने वाला है। तो आइए जानते हैं इसी के साथ में। तो बात करें अगर कि गवर्नर जनरल के बारे में, अगर बात करें कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो उस समय में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग हमारा रहने वाला है। बात करें कि उस टाइम पे अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात करें, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे कौन था, पामस्टन जो थे उस टाइम के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कब? 1857 की क्रांति के समय पे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और पूछा जाता है कि अगर पूछा भी जाता है एग्जाम में, एसएससी के पूछे भी गए हैं कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो पामस्टन जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि 1857 के मामले की जांच हेतु किस कमीशन की नियुक्ति की गई। हमको बताना है कि जो 1857 का जो मामला हुआ था इसकी जांच के लिए जो कमीशन की नियुक्ति हुई, हमको उस कमीशन का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो पील कमीशन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है किस कमीशन की नियुक्ति हुई, तो पील कमीशन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया,
आइए देखते हैं कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। हमको बताना है कि जो तात्या टोपे थे इनका अगर वास्तविक नाम के बारे में पता करें क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो वास्तविक नाम इनका क्या हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। इनका अगर बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। इसका जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ये गलत लिख गया है, इसमें प्रिंट हो गया है, तो इनका हम सही नाम लिखे दे रहे हैं। तो इनका नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग क्या नाम था, रामचंद्र। जो पांडुरंग हमारा जो जवाब होगा वो एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या रहने वाला है, तो रामचंद्र पांडुरंग जो जवाब होगा हमारा एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार ये प्रश्न रहने वाला है। आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने प्रश्न को सही किया है। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है। हमको बताना है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इनका उपन्यास कौन सा है, कौन सा इसका जवाब सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, आनंद मठ जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है, आनंद मठ हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या रहने वाला है। कि जो दादा भाई नौरोजी हैं इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है इसका नाम क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी की रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे के लिए गए थे। हमको बताना है कि जो महात्मा गांधी हैं दक्षिण अफ्रीका गए तो थे लेकिन किसके मुकदमे के लिए गए थे। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो किसके मुकदमे के लिए गए थे, अब्दुल्ला सेठ। इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला सेठ जो जवाब है हमारा सही हो जाएगा। और अब्दुल्ला सेठ एक व्यापारी था, एक व्यापारी मुकदमे के सिलसिले में गए थे। अब्दुल्ला सेठ के व्यापारी मुकदमे के सिलसिले में महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका को गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि केसर ए हिंद की जो उपाधि है किसे सम्मानित किया गया था। हमको बताना है जो केसर ए हिंद की जो उपाधि है उससे किसको सम्मानित किया गया था, हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें कब किया गया था, तो 1915 में। कब किया गया था, 1915 जो जवाब है हमारा सही हो जाएगा। तो केसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें दोस्तों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में, अगर लखनऊ अधिवेशन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। लखनऊ अधिवेशन के बारे में अगर बात करें तो कब होता है, 1916 में। दोस्तों जो अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। हमको बताना है कि जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। और कब की थी, तो 1916 में। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। एग्जाम के लिए और कहाँ पे की थी दोस्तों, अगर बात करें तो मद्रास के अंदर। कहाँ पे, मद्रास के अंदर की थी। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हम अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। हमको बताना है कि जो रॉलेट एक्ट है ये कब लागू किया गया, इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो अगर बात करें रॉलेट एक्ट के बारे में तो सी ऑप्शन हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो रॉलेट एक्ट 1919 में, अगर बात करें तो 19 मार्च
19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। और रॉलेट एक्ट में था क्या दोस्तों, तो इसमें ना कोई अपील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, ना कोई वकील, ये इसमें ये व्यवस्था लागू की गई थी कि ना कोई व्यक्ति, ना अपील, ना दलील, ना वकील किया जा सकता है। तो इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट के अंदर। और इसमें बताया गया था कि उसके विरुद्ध उन्होंने ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील जो है ये किया जा सकता था। दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रॉलेट एक्ट में क्या था, तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने बता दिया था कि इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पे निसंदेह दोस्तों उसको उठा करके ले जाते थे थाने को, जेल में डाल देते थे और उस पर मुकदमा कर देते थे। तो दोस्तों ये कब रॉलेट एक्ट लागू हुआ, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। हमको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ, कौन सा हमारा जो जवाब होगा इसमें से सही रहने वाला है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो ये घटना कब होती है, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है, जो दोस्तों बहुत ही ये दर्दनीय घटना रहने वाली है हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में। दोस्तों इस पे निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे दोस्तों। और इसमें बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियों को भी त्याग दिया था। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने अपनी केसर-ए-हिंद उपाधि की, जो केसर-ए-हिंद की उपाधि थी, लौटा दी थी। हमको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी। दोस्तों इसके पहले जो मैंने आप लोगों को प्रश्न कराया है उसमें मैंने बताया था कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे मिली थी। तो दोस्तों जिसको मिली होगी उसने वापस की होगी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। अगर बात करें कि जमनालाल बजाज ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी, तो राय बहादुर की उपाधि, किसकी, राय बहादुर की उपाधि इन्होंने त्याग थी। अगर बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, अगर बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी, तो सर की उपाधि जो थी दोस्तों इन्होंने त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पे। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों में बम किसने फेंका था। हमको बताना है कि दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो खाली बेंचों पे बम किसने फेंका था, इसका क्या जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन हमारा बटुकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन हमारा कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ए और बी दोनों जो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। अगर बात करें दोस्तों तो क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा दोस्तों किया था। आइए बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं कि चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ। हमको बताना है कि जो चौरी चौरा कांड है वो किस स्थान पर हुआ, कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के बारे में अगर बात करें तो ये घटना कहाँ पे होती है दोस्तों, तो ये घटना कहाँ पे होती है, गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर में। दोस्तों गोरखपुर कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक दोस्तों जगह है जहाँ पे चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी, और इसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों थाने में आग लगा दी गई थी, थाने में आग लगा दी गई थी, थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें एक थानेदार और
बात करें तो 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया, महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए? हमको बताना है जो महात्मा गांधी थे वो कितनी बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो कौन सा जवाब हमारा इसमें सही रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। एक बार ये बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है कि बेलगांव अधिवेशन हुआ कब दोस्तों। अगर बात करें तो बेलगांव अधिवेशन कब होता है? 1924 में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। एग्जाम के लिए दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाता है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ तो 1924 में। अध्यक्ष कितनी बार महात्मा गांधी रहे? तो एक बार अध्यक्ष रहते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, काकोरी कांड कब हुआ? हमको बताना है कि जो काकोरी कांड है ये घटना कब हुई थी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की जो घटना हुई थी। काकोरी दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? अगर बात करें तो लखनऊ के अंदर। लखनऊ में जो काकोरी है, काकोरी स्टेशन है जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी दोस्तों। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि काकोरी कांड की जो घटना है वो कब हुई थी। तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हम अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया? हमको बताना है कि जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया। कौन सा जवाब हमारा इसमें सही रहने वाला है? तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1928 जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर बात करें डेट की तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। और अगर बात करें साइमन कमीशन को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? एक दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी हम दोस्तों साइमन कमीशन को जानते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने कितने प्रश्नों को सही किया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? हमको बताना है कि जो दूसरा गोल मेज सम्मेलन है वो कब हुआ। तो इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोल मेज सम्मेलन होता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में हुआ। अगर बात करें कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन की तो कब होता है? 1930 में होता है। अगर बात करें तृतीय गोल मेज सम्मेलन की तो 1932 में होता है। तृतीय गोल मेज सम्मेलन की बात करें अगर तो 1932 में होता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। अगर पहला पूछा जाता है प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में होता है। दूसरा पूछा जाता है तो 1931 में हुआ। और तीसरा पूछा जाता है तो 1932 में हमारा गोल मेज सम्मेलन होता है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? हमको बताना है कि जो भगत सिंह को फांसी थी दोस्तों वो कब दी गई थी। इसका जवाब कौन सा सही रहने वाला है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 को दोस्तों। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और दोस्तों भगत सिंह के साथ में सुखदेव, राजगुरु और
भगत सिंह को। दोस्तों ये 3 हमारे क्रांतिकारी थी जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ में हम अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। हमको बताना है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो किसने की थी, इसका जवाब कौन सा सही रहने वाला है। तो अगर बात करें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो जवाब हमारा है वो एकदम सही हो जाएगा एग्जाम के लिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। हमको बताना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो कब से हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, 1942 जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था दोस्तों, करो या मरो का। करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया। और किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। हमको बताना है कि जो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कब होता है। दोस्तों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, इनके जन्म और मृत्यु दोनों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो 23 जनवरी 1897 को दोस्तों क्या होता है, जन्म होता है। अगर बात करें कहाँ पे होता है दोस्तों, कटक में। और कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर कटक पड़ता है दोस्तों, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 अगस्त 1945 को। तो 18 अगस्त 1945 को अगर बात करें तो इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगर जन्म के बारे में बात करेंगे तो 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। और अगर मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी। एग्जाम के लिए जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। हमको बताना है कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी अगर बात करें दोस्तों तो 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करें कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी जो स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो उन्होंने किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। जो दोस्तों हमारा जो जवाब होगा वो सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, 2 ऑप्शन और रह गए हमारे हैं। इन्हीं ऑप्शन के बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कोई ना कोई 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। और कब की थी, तो 1875 में। कब की थी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर बात करें दोस्तों कि ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फूले ने
की थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। हमको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी। इसका जवाब हमारा क्या सही रहने वाला है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा जो जवाब है एकदम सही हो जाएगा। A.O. ह्यूम ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और कहाँ पे की थी, बम्बई में। बम्बई में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अगर बात करें कि कब की गई थी, तो 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम ने इनकी स्थापना की थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था। हमारा जवाब जो है इसमें से कौन सा सही रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो भगत सिंह जो जवाब है वो हमारा सही रहने वाला है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दोस्तों इन्होंने ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर बात करें दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में अगर बात कर लें, तो महात्मा गांधी ने अभी हमने आप लोगों को बताया है, इन्होंने दिया था नारा करो या मरो का। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। तो दोस्तों अब आप लोगों को एक ऑप्शन हम छोड़ रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था, कौन सा वचन दिया था। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जितने भी प्रश्नों को सही किया है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं और कितने गलत हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।